नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया और आई नजर अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से मंगलवार को घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को ब्यौरा देना शुरू किया। ये ब्यौरा देने की पहली कड़ी थी। इसके तहत 15 घोषणाएं की गई। सबसे ज्यादा 6 घोषणाएं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए की गई। इनमें सबसे महत्वपूर्ण थी एमएसएमई और दूसरे कारोबार के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का कोलैटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन, 20,000 करोड़ रुपए का सब कोऑर्डिनेट डेट फंड ऑफ फंड्स के जरिए 50,000 करोड़ रुपए का इक्विटी इन्फ्यूजन। एमएसएमई व्यापार मेलों में भाग लेंगे और अपना माल प्रदर्शित करने के लिए ई मार्केट लिंकेज प्रदान करना। साथ ही ई मार्केट प्लेस द्वारा दिए गए डेटा के आधार पर फिनटेक का इस्तेमाल कर लेन देन को बढ़ावा देना। सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों की तरफ से एमएसएमई की बकाया राशि का 45 दिनों के अंदर भुगतान भी इसमें शामिल है। मध्यम, सूक्ष्म, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, घरेलू उद्योग जो है, इन सब के सामने बहुत बड़ी मुसीबत थी कि पैसों की भारी कमी थी। इन सब के लिए क्या किया जाए, ये भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ये जो हमारा सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग है, कुटीर उद्योग है, गृह उद्योग है, इन सब का एक बहुत महत्व है। 12 करोड़ से ज़्यादा लोगों को ये रोजगार देते हैं। तो ऐसे कारोबार और व्यापार करने वाले, विशेष तौर पर एमएसएमई सेक्टर जो है, इसके लिए आज एक बहुत बड़ी घोषणा है कि कोलैटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन 3 लाख करोड़ रुपए का मध्यम, सूक्ष्म, लघु, कुटीर और गृह उद्योग को मिलेगा। सुधारों की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की परिभाषा में बदलाव कर दिया है। अब सूक्ष्म उद्योग वो उद्योग होंगे जिनमें अधिकतम निवेश 1 करोड़ रुपए और अधिकतम टर्नओवर 5 करोड़ रुपए का होगा। लघु उद्योगों के लिए अधिकतम निवेश 10 करोड़ रुपए और टर्नओवर 50 करोड़ रुपए का होगा, जबकि मध्यम उद्योगों के लिए निवेश 20 करोड़ रुपए और टर्नओवर 100 करोड़ रुपए का होगा। जो पहले क्राइटेरिया था कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो 25 लाख से कम इन्वेस्टमेंट की होगी तो माइक्रो में आएगा, और सर्विस एंटरप्राइजेज जो थी वो 10 लाख तक की अगर उसने इन्वेस्टमेंट की होगी तो माइक्रो में आएगा। अब इसमें एक बदलाव किया गया है कि निवेश की लिमिट को तो बढ़ाया गया है, साथ में कारोबार को भी जोड़ा गया कि आपने व्यवसाय या कारोबार कितना उस वर्ष में किया है। तो इससे हमारे कुटीर, सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग को बहुत बल मिलने वाला है। एक और बैंकों का हाथ पकड़ना, पैसा देना, दूसरी तरफ से डेफिनेशन चेंज करके उनके आकार और क्षमता को बढ़ाने का अवसर देना, ये अपने आप में क्रांतिकारी कदम इस दिशा में लिया गया है। सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि फंड यानी कि ईपीएफओ में सरकार की तरफ से दी जा रही सहायता को जून, जुलाई और अगस्त महीने के लिए भी जारी रखने का ऐलान किया है। यह सहायता प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत दी जा रही है और इनमें करीब 2,500 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। आपको बता दें कि अगले 3 महीनों में ईपीएफओ में कंपनी और कर्मचारियों का योगदान 12 की बजाय 10% होगा। इसमें कंपनियों और कर्मचारियों के हाथ में करीब 6,750 करोड़ रुपए आएंगे। लोगों के हाथों में और पैसा आए, इस मकसद से सरकार ने टैक्स को लेकर भी कई घोषणाएं की। इसके तहत टैक्स डिडक्शन एट सोर्स यानी कि टीडीएस की दर को फिलहाल जारी दर का मात्र 25% कर दिया गया है। यह नियम 14 मई 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक जारी रहेगा। सरकार का अनुमान है कि इस कदम से लोगों के हाथ 50,000 करोड़ रुपए आएंगे। इनकम टैक्स फाइल करने की आखिरी तारीख भी बढ़ाकर 30 नवंबर तक कर दी गई है, जबकि टैक्स ऑडिट की आखिरी तारीख बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी गई। टैक्स विवाद से संबंधित विवाद से विश्वास स्कीम को भी इस साल दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा सरकार ने नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन, माइक्रो फाइनेंस कॉरपोरेशन, रियल एस्टेट और कॉन्ट्रैक्ट को लेकर भी कुछ महत्वपूर्ण ऐलान किए।
नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन, माइक्रो फाइनेंस कॉरपोरेशन और हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 30,000 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी स्कीम बनाई है। यह स्कीम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चलाई जाएगी। इसके तहत केंद्रीय बैंक प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट्स के जरिए इन संस्थानों के इन्वेस्टमेंट ग्रेड डेट पेपर्स में निवेश करेगा। इसकी पूरी गारंटी केंद्र सरकार देगी। साथ ही सरकार ने एनबीएफसी और एमएफसी के लिए 45,000 करोड़ रुपए की पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम 2.0 भी लॉन्च की। विदेशी कंपनियों की ताकत के आगे अक्सर पीछे छूट जाने वाली छोटी कंपनियों का ख्याल रखते हुए सरकार ने 200 करोड़ रुपए तक के ठेकों पर अब ग्लोबल टेंडर नहीं जारी करने का फैसला लिया है। सरकार पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन के जरिए डिस्कॉम को 90,000 करोड़ रुपए की नकदी यानी कि लिक्विडिटी प्रदान करेगी। रियल एस्टेट सेक्टर को संकट से उबारने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से फोर्स मेजर को लागू करने की सलाह दी है, जिसके तहत प्रोजेक्ट के पूरा करने की तारीख को 6 महीने आगे बढ़ाया जा सकता है। केंद्र सरकार की ओर से एमएसएमई सेक्टर के लिए घोषित 3 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज के बाद उत्तर प्रदेश में आज से ऑनलाइन ऋण मेला शुरू हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इससे प्रदेश के 36,000 व्यवसायियों को 1,600 से 2,000 करोड़ रुपए का ऋण मिल सकेगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में एमएसएमई क्षेत्र से जुड़ी इकाइयों की संख्या सबसे ज्यादा है। ऐसे में प्रदेश में इस सेक्टर से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े लगभग 3 करोड़ लोगों को एक नई ताकत मिलेगी। विशेष आर्थिक पैकेज के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार भी जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत बनाने के आह्वान के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कैंटीन और स्टोर्स पर सिर्फ स्वदेशी सामानों की बिक्री का फैसला लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश को आत्मनिर्भर बनाने और भारत में बने उत्पादों का प्रयोग करने की अपील की, जो निश्चित रूप से आने वाले समय में भारत को विश्व का नेतृत्व करने का मार्ग प्रशस्त करेगी। साथ ही उन्होंने देशवासियों से अधिक स्वदेशी उत्पाद का उपयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि हर भारतीय अगर भारत में बने उत्पादों का उपयोग करने का संकल्प ले तो 5 साल में देश आत्मनिर्भर बन सकता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से लिया गया ये फैसला 1 जून से लागू होगा। सरकार के 20 लाख करोड़ रुपए के वित्तीय पैकेज की काफी सराहना हो रही है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भरोसा जताया कि कोविड-19 संक्रमण के कारण देश की अर्थव्यवस्था के सामने खड़ी चुनौतियों का समाधान करने में यह आर्थिक पैकेज महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करेगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्विटर पर लिखा है कि इस विशेष राहत पैकेज से अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में सक्षमता और कुशलता बढ़ेगी, साथ ही देश आत्मनिर्भर बनेगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि यह आर्थिक पैकेज भविष्य में भारत को किसी भी आपदा से उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम बनाएगा। उपराष्ट्रपति ने भरोसा जताया है कि अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी आधारित व्यवस्था, युवा, ऊर्जावान जनसंख्या और मांग में वृद्धि, इन 5 स्तंभों को सुदृढ़ कर स्वदेशी उद्यमों पर आधारित विकास को प्रोत्साहित किया जा सकेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बुधवार को पंजाब और राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्रियों और अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हालात की समीक्षा की। उन्होंने इन राज्यों को टेस्टिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बढ़ाने की बात कही है। उन्होंने ये बताया कि देश में कोरोना के मरीजों के लिए कुल 900 डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स हैं, जहां पर 1,79,000 से ज्यादा बेड की व्यवस्था है। साथ ही 2,000 से ज्यादा डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर्स हैं और 8,000 से ज्यादा क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए गए हैं। देश में अब तक कोरोना के 18,54,000 नमूनों की जांच हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि पिछले 24 घंटे में 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना का कोई मामला सामने नहीं आया। इनमें गोवा, छत्तीसगढ़, सिक्किम, नागालैंड, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए 78 लाख से ज्यादा N95 मास्क और 42 लाख से ज्यादा PPE किट की व्यवस्था की है। जहां पिछले 14 दिन में कोरोना के मामलों की दोगुना होने की दर 11 दिन थी, वहीं पिछले 3 दिनों में ये दर जो है वो 12.6 दिन हो गई है। देश में कोरोना वायरस से स्वस्थ होने की दर 32.82% हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक 24,300
386 लोग ठीक हो चुके हैं और लगभग हर तीसरा व्यक्ति ठीक हो रहा है। पिछले 24 घंटे में कोविड-19 संक्रमण के 3,525 नए मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमितों की जो संख्या है वो 74,281 हो गई है। अभी तक करीब 47,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। पिछले 24 घंटे में 122 और लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके साथ ही अब तक 2,415 लोग जो हैं वो कोरोना की वजह से जान गंवा चुके हैं। कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन और दवा ढूंढने में दुनिया भर की दवा कंपनियां और वैज्ञानिक दिन रात जुटे हैं। भारत में भी इस महामारी के इलाज के लिए एंटीवायरस दवा के क्लिनिकल ट्रायल्स का तीसरा चरण शुरू हो चुका है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो देश में ही कोविड-19 के इलाज के लिए एंटीवायरस दवा विकसित हो जाएगी। भारतीय दवा कंपनी ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स ने एंटीवायरस दवा फेविपिराविर का क्लिनिकल ट्रायल्स का तीसरा चरण शुरू कर दिया है। ग्लेनमार्क ने 10 बड़े सरकारी और निजी अस्पतालों में इस दवा का ट्रायल शुरू कर दिया है, जहां से जुलाई से अगस्त के बीच परिणाम आने की उम्मीद है। ट्रायल्स हल्के और कम लक्षणों वाले 150 कोविड-19 मरीजों पर रैंडमली होंगे। अगर ये परीक्षण सफल रहा तो भारत में ये दवा बेबी फ्लू ब्रांड नेम से बिकेगी। भारतीय संसद की पहली बैठक की 68वीं वर्षगांठ पर बुधवार को राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू और लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला सहित कई केंद्रीय मंत्रियों ने संसद के ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल और दोनों सदनों के चैम्बर्स का दौरा किया। राज्यसभा सभापति और लोकसभा अध्यक्ष ने इस मौके पर दोनों सदनों की पहली बैठकों के विभिन्न स्मृतियों और अनुभवों पर चर्चा की। साथ ही देश के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन को खास तौर पर याद किया और उनके प्रति सम्मान जताया। इससे पहले उपराष्ट्रपति भवन में भी दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों ने संसद की पहली बैठक की 68वीं वर्षगांठ पर उनसे जुड़े तमाम तथ्यों को साझा किया। इस मौके पर महासचिव राज्यसभा देशदीपक वर्मा और महासचिव लोकसभा स्नेहलता श्रीवास्तव भी मौजूद रहीं। राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू ने लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला को उच्च सदन की पहली बैठक और पहले सत्र के दौरान की कार्यवाही और उल्लेखनीय तथ्यों को बताया। 1952 में 13 मई से 31 मई तक उच्च सदन का पहला सत्र 19 दिनों तक चला था। पहली बैठक में उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन को पदेन सभापति और एसवी कृष्णमूर्ति को उपसभापति बनाने संबंधी राष्ट्रपति के आदेश को सचिव एसएन मुखर्जी ने संसद में पढ़कर सुनाया। 13 मई 1952 को उच्च सदन की पहली बैठक में 197 सांसदों ने सदस्यता की शपथ ली, जिसमें 9 महिलाएं शामिल थीं। शपथ लेने वाले पहले सांसद एन गोपालस्वामी आयंगर थे, जो रक्षा मंत्री होने के साथ ही नेता सदन भी बनाए गए। तो ये थी अब तक की तमाम अपडेट्स। अगले अपडेट्स में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक आप रखिए अपना ख्याल। दीजिए इजाजत। नमस्कार।